जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में माइनर पेपर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत पेपर का नाम देख लेंगे क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम होने वाला है। पेपर कोड क्या है, AE4EICM। ठीक है, टोटल आपके कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। श्याम पोर्टल से आपने इसका क्लास भी किया होगा, नहीं किया है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है ना। आपका ये मॉडल पेपर 1 है और लगभग आपका 23 तारीख को इसका एग्जाम है ना, 23 मई को। अभी तो बहुत दिन बाकी है, इसको लेकर के कई सारे क्लासेस आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी तरीके से 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराई जाती है, तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A ग में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा का उल्लेख है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आपके क्लास पहुंच गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जितने भी विश्वविद्यालय के, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, सभी के व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी इसकी क्लासेस आने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1986 में। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1972 में। ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ, 1972। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ एनजीटी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है पर्यावरण से संबंधित कानूनी मामलों का तेजी से निपटारा करना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूछा गया है वायु 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 यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। ठीक है, इतना याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए, इतना याद रखना है, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, 1981 में। ठीक है ना, वायु से संबंधित। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, जल अधिनियम वाटर एक्ट 1974 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना और जल की गुणवत्ता बनाए रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, वाटर एक्ट कब आया था, 1974 में। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको मैंने बता दिया, जल प्रदूषण को रोकना और जल की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 2002 में। ठीक है ना, जैव विविधता अधिनियम, इतना याद रखना है, जैव विविधता अधिनियम बायोटेक्निकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आपका पारित हुआ। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित किया गया था। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपका आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है सर, तो ब्राज़ील में है। क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में ब्राज़ील, यहाँ रियो डी जेनेरियो नहीं देगा, जो ऑप्शन होता है उसमें ब्राज़ील लिख करके देता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रख लेना है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कहाँ, ब्राज़ील में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए मुख्य रूप से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य क्या था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था, 1987 में।
इसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को रोकना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने फुल फॉर्म है इसको भी याद करते चलिएगा। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, पेरिस समझौता 2015 किस सम्मेलन COP के दौरान अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था COP 21 के दौरान, ठीक है ना। COP 21 के दौरान यह पेरिस समझौता 2015 अपनाया गया था आपका, ठीक है ना। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, किस COP के दौरान अपनाया गया? COP 21 के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन आपका संबंधित है आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है और सतत विकास से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको मैं बताऊंगा भी। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे अच्छी परिभाषा, सबसे सटीक परिभाषा किसमें? आवर कॉमन आवर फ्यूचर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs निर्धारित किए गए हैं? तो क्या करा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पूछा गया है SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा क्या है? यानी जो SDG का लक्ष्य है ना, इसको कब तक प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है? 2030 तक, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, SDG 13 किससे संबंधित है? SDG 13 आपका जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, SDG 14 किसके संरक्षण पर केंद्रित है? SDG 14 आपका पानी के नीचे जो जीवन है इसके संरक्षण से संबंधित है SDG 14। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध 21वीं सदी के लिए सतत विकास की कार्य योजना से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए एजेंडा 21 को, ठीक है। देखिए एजेंडा 21 को 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में 178 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया था एजेंडा 21 को, ठीक है। यानी हस्ताक्षरित हुए थे, इतने देश ने हस्ताक्षर किए थे इसको लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया लाइफ मिशन क्या है? तो लाइफ मिशन का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ लाइफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रख लीजिएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और ये किससे संबंधित है? पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली से। शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 2021 में, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में COP 26 में लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, प्रकृति आधारित समाधान, प्रकृति आधारित समाधान यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का एक उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मैंग्रोव वनों का संरक्षण कर तटों को बचाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विचार क्या है? ठीक है ना, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य विचार क्या है? इसका मुख्य विचार है अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, पारिस्थितिकी पदचिह्न को कम करने का तरीका है, यानी इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है इसको कम करने का तरीका क्या है?
तो स्थानीय और जैविक भोजन का चयन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का प्रकृति अनुकूल तरीका कौन सा है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद और फसल चक्रण कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल गार्डन का क्या लाभ है। वर्टिकल गार्डन का क्या लाभ होता है शहरी क्षेत्रों में, तो इससे तापमान कम होता है और वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पॉल्यूशन पेस प्रिंसिपल्स को किस अधिनियम के तहत मजबूती मिली। तो यह मजबूती मिली थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है ना, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत किस अधिनियम के तहत इसको मजबूती मिली, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी परियोजना से पहले उसके पर्यावरणीय परिणामों का विश्लेषण करना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, याद रखिएगा EAI का फुल फॉर्म क्या हो गया, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। हिंदी में भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखें, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस लिए शुरू किया गया। इतना याद रखना है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये किसके लिए शुरू किया गया था, तो पर्यावरण के अनुकूलन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है, सिटीज अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है। CITES ये किससे संबंधित है, तो लुप्त प्राय प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब सिटीज का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है ना, एक सेकेंड। चले क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता यानी GWP के मामले में कौन सी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक मीथेन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता यानी जो GW है, इसके मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक आपका मीथेन है, याद रखिएगा। CH4 मीथेन का आपका सूत्र होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है। देखें, अल्फ्रेडो प्रभाव का जलवायु परिवर्तन में क्या महत्व है। इतना याद रखना है, अल्फ्रेडो प्रभाव, और ये कह रहा है जलवायु परिवर्तन में इसका क्या महत्व है। तो यह सतह द्वारा सौर विकिरण को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन की शमन यानी मिटिगेशन के लिए कार्बनिक सिंक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए कार्बन सिंक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है किसे बताइए, तो यह जाना जाता है महासागर और वन को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए कार्बनिक सिंक के रूप में महासागर और वन को जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 आपसे पूछा गया है, पेरिस समझौते यानी पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे या फिर अधिमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टैक्स लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? यानी ओजोन परत जो है उसको हानि पहुंचा रहा है, कौन सा हानि पहुंचा रहा है गैस? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस आपका ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है। बी ऑप्शन राइट है 38 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर पूछा गया आपसे, ओजोन छिद्र, ठीक है ना, जो ओजोन होल है सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो यह सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसके लेकर के कुछ मिस्ट्री है, ध्यान से पढ़िएगा। 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे BAS के वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी यानी ओजोन छिद्र दिखने की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। किसके द्वारा? तो BAS के द्वारा यानी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की अगर मोटाई मापनी है कि ससुरा कितना मोटा है, तो इसे नापते हैं डाप्सन यूनिट से। ठीक है ना, डाप्सन यूनिट यानी DU। ठीक है ना, कभी क्या होता है ऑप्शन में डाप्सन यूनिट ना लिख करके डायरेक्ट DU लिखता है, तो ये दोनों चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें आपको याद रखना, देखें ओजोन की सांद्रता और मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन यूनिट। अभी पूछ लेगा ओजोन की सांद्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तब, तो वो भी याद रखिएगा डाप्सन यूनिट, है ना। मोटाई नहीं देगा, सांद्रता देगा, तो भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए यानी उसका सुरक्षित करने के लिए ओजोन परत को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कब हुआ था सर? ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 है कि CFCS से निकलने वाला यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरो से निकलने वाला कौन सा परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट करता है? तो क्लोरीन नष्ट करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य है हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट होता है, तो सूरज के अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उसी को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। कैसे रोकता है? तो जब ये इस पर पड़ती है ना, ओजोन परत पर जब ये पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है या फिर उसे अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या देखें, समुद्र के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो समुद्र का स्तर जल स्तर है ना, इसमें वृद्धि हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है ग्लेशियर का पिघलना और पानी का तापीय विस्तार। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 आपसे पूछा गया है, एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है, सूखा या फिर वर्षा की स्थिति होती है एल नीनो की घटना के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में किन रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी? तो भविष्य में वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी जलवायु परिवर्तन के कारण। भविष्य में ये रोग सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा गया कि भारत का जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2008 में। 2008 में, तो सर डेट बता दीजिए। 30 जून को। ठीक है ना, 30 जून 2008 को भारत का जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC लॉन्च किया गया। अब NAPCC का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए क्लास देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, NAPCC के तहत
कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? NAPCC के तहत कुल आपके 8 मिशन, ठीक है ना, 8 मिशन आपके शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा NAPCC का एक मिशन है? तो इनमें से एक मिशन है, बिल्कुल इनमें से एक मिशन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य है वनावरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना, ठीक है ना। वनावरण बढ़ाना यानी वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ठीक है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना। चलिए क्लियर हो गया। 50 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछा गया है? जलवायु चरम सीमा यानी क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ का उदाहरण क्या है? जलवायु चरम सीमा, ठीक है, एक सेकंड। चले, जलवायु चरम सीमा का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है भीषण लू यानी हीट वेव और अचानक आने वाली बाढ़। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस का विकास ओडीएस का विकल्प क्या है? पहले बात से यहाँ ओडीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसका विकल्प क्या है? तो HFC। HFC क्या है सर? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओडीएस का विकल्प है। लेकिन ये भी याद रखिएगा जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ये आपका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है। फिर भी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस की बैठकें किससे संबंधित है? तो यह आपका UNFCC से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर UN फ्रेमवर्क UNFCC, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 आपसे पूछा गया है महासागरों का अम्लीयकरण किसके कारण हो रहा है? महासागरों का अम्लीयकरण कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक अवशोषण के कारण हो रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो समुद्र होता है ना, समुद्र, ये आपका हो गया समुद्र, इसके नीचे होते हैं घास। आपको क्या लगता है केवल पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं क्या? ऐसा नहीं है, महासागर भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इसके नीचे जो घास वगैरह होती हैं ये भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन O2 बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है महासागरों का अम्लीकरण किसके कारण हो रहा है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित करेगा समुद्र और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा तो जाहिर सी बात है इसका अम्लीकरण होगा समुद्र का, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा किस देशों को है? तो सबसे अधिक जो खतरा होगा वो छोटे महाद्वीपों को होगा, जो छोटे महाद्वीप के देश हैं, ठीक है ना, स्मॉल आइसलैंड नेशंस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56 क्या है? इसमें पूछा गया है नियतिवाद, ठीक है। नियतिवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अनुसार मानव की स्थिति क्या है? तो मानव की स्थिति है प्रकृति का दास यानी पैसिव एजेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 57 आपसे पूछा गया है मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काटकर खेत बनाना अंतःक्रिया का कौन सा रूप है? तो यह अंतःक्रिया का संशोधन रूप है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? संशोधन रूप हो जाएगा अपना मॉडिफिकेशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की अवधारणा किसने दी? तो ग्रिफिथ टेलर ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59 आपसे पूछा गया है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करना मानव द्वारा पर्यावरण के प्रति किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह अनुकूलन का उदाहरण है, एडेप्शन। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 आपसे पूछा गया है किस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण केवल संभावनाएं प्रदान करता है और मनुष्य उनका उपयोग करने का निर्णय लेता है? तो यह आपका संभववाद के अनुसार, पॉसिबिलिज्म के अनुसार, ठीक है ना। किस विचारधारा के अनुसार? तो संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म विचारधारा के अनुसार पर्यावरण केवल संभावनाएं प्रदान करता है और मनुष्य उनका उपयोग करने का निर्णय लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 61 पूछा गया है शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड, क्या कर अर्बान हीट आइसलैंड, ठीक
ठीक है ना। हाँ ठीक है। आइसलैंड बनने का मुख्य कारण क्या है, इतना याद रखना, हीट आइलैंड बनने का मुख्य कारण क्या है, शहरी क्षेत्रों में। तो इसका मुख्य कारण होता है कंक्रीट की संरचनाएं और डामर की सड़कें। डामर की सड़कें यानी जो काला काला होता है ना, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको तारकोल बोलते हैं, है ना। तारकोल या फिर क्या बोलते हैं, करायल, क्या बोलते हैं आम भाषा में, करायल, ठीक है ना। तो इसकी जो सड़कें हैं ये क्या है, शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड बनने के मुख्य कारण हैं, कंक्रीट की संरचनाएं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 क्या पूछा गया है, देखें, औद्योगिकरण का सबसे हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव कौन सा है। औद्योगिकरण का सबसे हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव आपका होता है प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र क्षय और प्रदूषण। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी पदचिह्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी पदचिह्न यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ता है, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण यदि पारिस्थितिकी पदचिह्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह बढ़ेगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या पूछा गया है, शहरीकरण के कारण होने वाले अर्बन, ठीक है ना, यहाँ पर देखें टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लेंगे, अर्बन स्पैरो का क्या अर्थ है। शहरीकरण के कारण होने वाले अर्बन स्पैरो का क्या अर्थ है, तो शहर का आसपास की खाली या कृषि भूमि पर अनियंत्रित विस्तार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस दर से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है वह ज्यामिति दर से बढ़ती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा आपका जो इसमें की पॉइंट है, रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 66 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव केंद्रित यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक नैतिकता का मुख्य विश्वास क्या है। इसका मुख्य विश्वास क्या होता है, तो पर्यावरण का संरक्षण केवल मनुष्यों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, गहरी पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का अर्थ है। डीप इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है बायोसेंट्रिक इक्वालिटी। गहरी पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ होता है यह मानना कि सभी जीवित प्राणियों का समान मूल्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है पर्यावरणवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पर्यावरणीय सुधार के लिए पैरवी करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 70 आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो पर्यावरण का एक वैश्विक प्रतीक है। डायरेक्ट केवल इतना ही पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 71 है कि वायु प्रदूषण का मुख्य प्राथमिक प्रदूषण यानी प्राइमरी पॉपुलेशन कौन सा है। वायु प्रदूषण का प्राथमिक प्रदूषण कौन है, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है। ये किससे निकलता है, तो मोटर वाहनों से चलने वाले जो धुएं होते हैं उसी से निकलता है। ये मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं वो क्या है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है ना। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है। तो जल में मरकरी यानी पारा के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है, पारा के प्रदूषण के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, मिट्टी में लवणीकरण का मुख्य कारण क्या है। मिट्टी में लवणीकरण का मुख्य कारण होता है अत्यधिक सिंचाई। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल यानी डीबी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे क्या पूछा गया है, देखें इसमें पूछा गया है
ई कचरे यानी ई वेस्ट में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक तत्व कौन सा है? ई कचरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक तत्व होता है बेरिलियम और कैडमियम। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 आपसे क्या पूछा गया है? कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में माइक्रो प्लास्टिक का आकार कितना होता है? माइक्रो प्लास्टिक का आकार कितना होता है बताइए? 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 77 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे घातक प्रभाव क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे घातक प्रभाव होता है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 पूछा गया है कि फ्लोरोसिस रोग का मुख्य कारण क्या है? फ्लोरोसिस रोग का मुख्य कारण है पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79 क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभरता हुआ प्रदूषक यानी इमर्जिंग कॉन्टेनमेंट है? यानी पहले से ही बहुत सारे प्रदूषण पृथ्वी पर हो रहे हैं, उभरता हुआ कौन सा है? यानी अभी शुरू अभी नया नया कौन सा है? तो फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं के जो अवशेष हैं ये उभरते हुए प्रदूषक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 80 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाले स्मॉग किन दो चीज़ों का मिश्रण है? तो जो स्मॉग है ये धुआं और कोहरा का मिश्रण है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 81 आपसे क्या पूछा गया है? देखें यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण जल में किसकी अधिकता है? तो यूट्रोफिकेशन का कारण जल में फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? जल में किसकी अधिकता होती है? तो फास्फेट और नाइट्रेट की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे मिट्टी प्रदूषण के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार का स्रोत है? तो यह गैर बिंदु स्रोत है, नॉन पॉइंट सोर्स है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 आपसे क्या पूछा गया? 83 मानक के अनुसार रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर की सीमा कितना होना चाहिए? तो दिन की समय शोर का सीमा 55 डेसिबल होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 84 आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो यह हुई थी जल अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है ना। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो जल अधिनियम 1974 के तहत। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पूछा गया है आपसे कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में किस उपकरण का प्रयोग अनिवार्य है? तो वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर उपयोग करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो यह भारत में लागू हुआ था 1986 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार कितने माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित हैं? तो 120 माइक्रोन से कम के जो प्लास्टिक हैं इस पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रदूषण फैलाने वाली इकाई सफाई का खर्च उठाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपसे पूछा गया है अपशिष्ट जल उपचार में द्वितीय उपचार यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक कचरे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं इसको नष्ट करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90 आपसे पूछा गया है भारत में BS6 मानक किसे से संबंधित है? BS6 की बाइक आपके पास होगी बहुत सारे बच्चों के पास। ठीक है ना। तो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 आपसे क्या पूछा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा।
AQI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 92 पूछा गया है, तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉपुलेशन को कम करने के लिए उद्योगों में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो उद्योगों में कूलिंग टावर का उपयोग किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 93 आपसे पूछा गया है, ई कचरा प्रबंधन में, ठीक है ना, ई कचरा प्रबंधन में जो EPR है, ठीक है ना, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है निर्माता कंपनी अपने उत्पाद के कचरे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें यहाँ पर EPR का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो यह आपका ग्रीन बेल्ट कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 95 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भी आपका। देखिए पूछा गया है इसमें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पार्टिकुलर मैटर PM 10/2.5 को 20 से 30% तक कम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जल अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 में। वायु अधिनियम यानी एयर एक्ट कब बनाया गया था? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986, इसे छाता अधिनियम या अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रीन मफलर क्या है? तो शोर यानी नॉइस को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ की कतारें लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इस वाले क्वेश्चन में इसे ग्रीन बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और बचा है, आपके पूछता है 3R सिद्धांत में कौन कौन से शामिल हैं? पूछता है इनमें से 3R में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो आपको जब तीनों अच्छे से याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। 3R सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। पूछता है इसको सही क्रम में लगाइए, तो अच्छे से याद कर लीजिए, कई सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 97, इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने का मुख्य आधार क्या है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है वह स्थानिक प्रजातियों की अधिकता और उन पर खतरा होना, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वहाँ स्थानिक प्रजातियों की अधिकता और उन पर खतरा होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। रेड डाटा बुक क्या है? तो ये जो लुप्त प्रजातियां होती हैं ना, इनकी संख्या, इनकी डाटा कौन प्रोवाइड कराता है? IUCN प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। रेड डाटा बुक क्या है? लुप्त प्रजातियों के लिए ये एक डाटा प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म पूछता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपका इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। अच्छा, इन सीटू का मतलब आप समझ रहे हैं, इन सीटू, इन माने अंदर, सीटू माने आप कह सकते हैं एक तरीके से संरक्षण। तो राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण, इन सीटू मतलब अंदर का संरक्षण, एक्स सीटू मतलब बाहर का संरक्षण, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय वनों को पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवास का विनाश। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 102 नंबर पूछा गया है, विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डेज कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 22 मई को, ठीक है ना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, XC2 संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर जैसे लैब या फिर जू संरक्षित करना। मैंने कहा था ना, XC2 यानी बाहर का संरक्षण, इन सीटू यानी अंदर का संरक्षण। तो बाहर का संरक्षण में जू यानी जैसे आपका चिड़ियाघर, लैब वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, XC2 में। चलिए अगला क्वेश्चन 104 नंबर पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है, 1973 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से घट रही बाघों की आबादी को बचाना था। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थानिक प्रजाति है? अस्थानिक प्रजाति कौन सी है? अस्थानिक प्रजाति है आपकी नीलगिरी तहर, ठीक है, केवल पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला होता है, ये बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसको लेकर के थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, स्थानीय प्रजातियां क्या होती हैं? तो स्थानीय प्रजातियां वे प्रजातियां या फिर वे जीव होते हैं जो केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन उन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? यानी पेड़ों को काटने का सबसे गंभीर प्रभाव होता है मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन। मृदा अपरदन यानी जब बारिश होगा तो मिट्टी बह जाएगी, है ना, बह के कहाँ जाएगी? नदियों वगैरह में जाती है। और क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, हीट बढ़ता है धरती पर, ठीक है ना। ये सभी डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटने के कारण होता है, वनोन्मूलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा गया है, सतही खनन यानी सरफेस माइनिंग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सतही खनन से पर्यावरण पर उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत का विनाश और धूल होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कि समुद्री संसाधनों में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स होते हैं ये गहरे समुद्र के तल पर पाए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 109 का, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है? तो अतिचारण यानी ओवरग्रेजिंग और वनों की कटाई। अतिचारण माने आप समझ रहे हैं ना, पशुओं को जो चराया जाता है उसे अतिचारण कहते हैं। बहुत झुंड में पशुओं को एक ही बार चराया जाता है, ओवरग्रेजिंग, ठीक है ना। तो भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? जब ढेर सारे पशु एक ही जगह पर ज़्यादा घास खा जाएंगे तो पानी बरसेगा, तो यहाँ से मिट्टी क्या है? बह जाएगी। तो क्या होगा? अतिचारण के कारण भूमि क्षरण होगी ना, बिल्कुल होगी सर। वनों की कटाई होगी, बारिश होगा तो भी क्या होगी? मिट्टी बह जाएगी, तो क्या होगा? भूमि क्षरण होगा, ठीक है सर। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए BA सेमेस्टर वाला आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी करता है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, अभी मत भेजिएगा, एग्ज़ाम के बाद टाइम निकाल करके अपना क्वेश्चन पेपर जो भी सब्जेक्ट का आपके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। क्योंकि BA सेमेस्टर वाला हर साल आपको फ्री में पढ़ाता है और सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। देखिए 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम होने बाकी हैं, तो 5th और 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको भी क्वेश्चन पेपर BA सेमेस्टर वाला प्रोवाइड कराएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, बिल्कुल फ्री में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्लीज़ इसमें सहयोग अपना जरूर करें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसमें पूछा गया है मरुस्थलीकरण यानी डिजर्टिफिकेशन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अफोरेस्टेशन सबसे प्रभावी तरीका। अफोरेस्टेशन यानी वनीकरण। वनीकरण क्या होता है सर? तो पेड़ पौधे लगाना या फिर वनों को लगाना, ठीक है ना, पेड़ पौधों को लगाना या फिर वनों को लगाना, एफोरेस्टेशन
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दे दिया है, आप हमसे पूछ लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।